फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे, बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएशन सिस्टम। एक्सक्रिएशन सिस्टम को हम अच्छे से आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्लास को। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो आपने देखा होगा कि जो कम्युनिटी पोस्ट है, आपको इन्हीं क्लास का जो इमेजेस है वो आपको क्लियरली मिल जाता है डेली बेसिस पर। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है क्लासेस तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अपनी सिस्टर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही ये सब जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है स्टूडेंट्स। और आप सभी इन क्लासेस के ज़रिए अपनी बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो है ये यूपी बोर्ड की क्लासेस है, लेकिन सभी के लिए हेल्पफुल मैं कहती हूँ हर क्लासेस में हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये सभी जो है हमें पता होना चाहिए। एक्सक्रिएशन पता होना चाहिए हमें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए जो मैं सेकेंड क्लास में कराऊंगी आपको, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी का जो है बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, मैं मानती हूँ। तो उम्मीद करूँगी आपको ये जो क्लासेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाती होगी। क्लास में जितना भी मैं डिस्कशन कराती हूँ वो बहुत ईजीली लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है उत्सर्जन। जैसे कि मैंने बताया एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में जो हमारा क्वेश्चन जो एग्जामिनर फ्रेम करता है यूपी बोर्ड 10th क्लास में, तो वो इस तरह से करती है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जन अंगों के नाम लिखिए तथा वृक्क नलिका का चित्र भी बनाइए। ये एक डायग्राम थ्रू ही मैं आपको समझाती हूँ, मैंने जैसा आपको पहले बताया है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी होती है किसी भी चीज़ की। लॉन्ग क्वेश्चन में ये फ्रेम करेगा तो उतना तो आपको बताना ही होगा। तो सबसे पहले उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रिएशन में देख लेते हैं। एक्सक्रिएशन में क्या कह रहा है, क्या देखेंगे हम, मनुष्य सहित सभी कशेरुकी जंतु, मनुष्य सहित सभी कशेरुकी जंतु। अब ये कशेरुकी जंतु क्या है फ्रेंड, तो इसे कहते हैं नोटोकोड, जिसमें सभी ऐसे जीव जिसमें नोटोकोड यानी कि अगर आप भाषा में कहें तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें ही हम कशेरुकी जंतु या फिर कोडेट्स कहते हैं। उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन कहते हैं। ये उपापचयी क्रियाएं कैसी होती हैं, ऐसी क्रियाएं उपापचयी, ये दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो उपापचयी और एक होती है अपचयी। उपापचयी में क्या होती है, जब जो बड़े अणु होते हैं उनको सारे छोटे छोटे कणों में तोड़ देना उपापचयी कहलाती है, यानी कि कैटाबोलिज्म। और अपचय क्या कहलाता है, ऐसी क्रियाएं जब छोटे छोटे अणुओं को एक बड़े अणु में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपचय यानी कि एनाबोलिज्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फलस्वरूप बने नाइट्रोजन पदार्थ, हमारे शरीर में इतनी सारी क्रियाएं होती है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, उत्सर्जन पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ये उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर में बने रहेंगे तो बहुत सारी डिसीज बन जाती है, जिसे हम समय समय पर निष्कासित कर दिया जाता है, निष्कासित कर देते हैं। शरीर में जो अंग उत्सर्जन में सहायता करते हैं, शरीर में ऐसे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो देख लेते हैं उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन के प्रकार, ये तो बहुत सारे उत्सर्जन के प्रकार होते हैं, लेकिन बेसिकली हम 4 ही उत्सर्जन के प्रकार को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। उत्सर्जन पदार्थ के आधार पर उत्सर्जन निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो होता है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होता है, एक उत्सर्जन पदार्थ होता है जिसे कुछ जीव जो होते हैं उत्सर्जन अंगों द्वारा निष्कासित कर देते हैं। ऐसे जीव जैसे कि इसमें अमीनो अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं, सीप और घोंघा। यहाँ पर वैसे तो मनुष्य के उत्सर्जन अंग ही पूछा गया है, लेकिन आपको सभी को अच्छे से पता होना चाहिए ये सब घोंघा और सीप। ऐसे जीव जो अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सीप और घोंघा। ये जो होता है ये बहुत हानिकारक पदार्थ होता है। ऐसे जीव जो नदी तालाब समुद्र में पाए जाते हैं उनमें जैसे कि सीप हो गया, घोंघा हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, अमीनो अम्ल को सीधे जल में निष्कासित कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया कौन कौन से जीव, कुछ मछलियां होगी और प्रोटोजोअन्स, हमारे मोलस्का, ये सभी जीव जो है अमोनिया को निष्कासित करते हैं। अमोनिया एक हानिकारक पदार्थ होता है जो मनुष्य में बनता है, लेकिन मनुष्यों से अमोनिया को यूरिया में बदलकर जब निष्कासित करता है।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जीव होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, अमोनिया को सीधे उत्सर्जन कर देते हैं। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में भी हमारे से पूछा गया है कि मनुष्य के उत्सर्जन अंगों में कौन सा उत्सर्जन होता है, तो वो होता है यूरिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर शॉर्ट में भी कि मनुष्य में कौन सा उत्सर्जन पदार्थ होता है, तो वो होता है यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन उभयचर और मनुष्य दोनों ही करते हैं। उभयचर क्या होते हैं? उभयचर होते हैं हमारे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर। जल में उभयचर कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा जो मेंढक होगा, यानी कि उभयचर में हमारा मेंढक हमारा आता है, जिसे हम फ्रो कहते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या करेगा? यूरिया का उत्सर्जन करेगा। यूरिक अम्ल देख लेते हैं। यूरिक अम्ल ये इससे भी, ये यूरिक अम्ल जो होता है वो यूरिया से ही बनता है, एक फॉर्मेशन होकर बनता है क्रिया में शरीर में। जो पक्षी होते हैं, जितने भी हमारे एविज होते हैं, पक्षी होते हैं, वो यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। और सरीसृप, सरीसृप कौन से होंगे? रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सरीसृप। सरीसृप भी हमारे क्या करेंगे? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लेते हैं मनुष्य में उत्सर्जन अंग। क्वेश्चन में वही फ्रेम किया गया है, उत्सर्जन अंग। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, ये मनुष्य का उत्सर्जन अंग का डायग्राम है जो आपको बनाना होगा। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होते हैं? वृक्क। वृक्क जिसे हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं और हम उर्दू में क्या कहते हैं? गुर्दे कहते हैं। ये होते हैं, इससे संबंधित सहायक अंग निम्न है, यानी कि उत्सर्जन अंग में केवल किडनी ही नहीं और भी अंग जो है उत्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा। फिर सेकंड आ जाता है मूत्रवाहिनियां। मूत्रवाहिनियां क्या होती है? यूरेटर्स। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं मूत्राशय यानी कि ब्लैंडर। ब्लैंडर से क्या होता है? यूरेथ्रा यानी कि निष्कासित कर दिया जाता है यूरिन को। अब देख लेते हैं वृक्क यानी कि किडनी। ये जो डायग्राम है ये पूरा ही इसी के बेस पर बनाया गया है। ये पेयर्स में किडनी होती है इस तरह से, यानी कि दाएं किडनी यानी कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी इस तरह से पाई जाती है पेयर में। तो थोड़ा सा एक बार थ्योरी को देख लेते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क क्या है? ये किडनी ही है, इस पाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में तो वृक्क कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी कि जो इनकी लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, और जो इनकी चौड़ाई होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। पुरुष में वृक्क का भार कितना होगा? 130 से 160 ग्राम तक होता है। वह स्त्रियों में इसका जो भार है, इनकी वेट है इसका 110 से 150 ग्राम तक देखा जाता है। और हमारे वृक्क के ऊपर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, दोनों वृक्क के ऊपर, इसे क्या कहते हैं? एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किडनी पर पाई जाती है। जो एक किडनी में जिस तरह से हमारे अंदर स्ट्रेस, यानी कि हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, घबराहट होने लगती है, वो किसके कारण होती है? एडिनल ग्लैंड के कारण। हम कुछ भी सोचते हैं तो एकदम से एडिनल ग्लैंड जो होती है हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है। ऐसी ग्रंथि कब एक्टिव होगी, यानी कि इससे जो हार्मोन्स है वो कब एक्टिव होंगे, निष्कासित होंगे? वो जो होते हैं, जब हमें बहुत सारा स्ट्रेस, घबराहट होने लगती है, तभी ये एडिनल ग्रंथि कार्य में लग जाती है। तो आई होप इसका वर्क भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं वृक्क नलिका। वृक्क नलिका किसको कहते हैं? वृक्क नलिका एक किडनी के अंदर, जिस तरह से ये भी इसी तरह का डायग्राम है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल यानी कि आंतरिक। आंतरिक में आपको क्या दिखेगा? ये जो किडनी है, ये एक जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की ओर झुकी होती है, और जो लेफ्ट किडनी होती है वो ऊपर की ओर होती है। ये राइट किडनी नीचे की ओर क्यों होती है? क्योंकि ऊपर की ओर ही लीवर पाया जाता है, जिस कारण ये थोड़ी झुक जाती है। जो इनका आकार होता है वो समान होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वृक्क में लगभग, यानी कि अगर हम एक वृक्क की बात करें, एक किडनी की बात करें, तो उसमें लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 8 से 12 लाख महीन। महीन यानी कि बहुत सूक्ष्म।
क्या पाए जाते हैं, कुंडलित नेफ्रॉन होते हैं। कुंडलित नेफ्रॉन क्या होते हैं, कुंडली की संरचना में नेफ्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं, जो इसमें क्या कार्य करते हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं वो रक्त की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि इसी के द्वारा हमारी किडनी बनी होती है। ये तो संरचनात्मक होगी, और क्रियात्मक किसे कहेंगे, क्रियात्मक यानी कि जो कार्य में सहायता करेगी। जितना भी उत्सर्जन में सहायक अंग है उसे क्या कहेंगे, नेफ्रॉन होंगे। छोटे छोटे नेफ्रॉनों से मिलकर ही हमारी किडनी बनी होती है, इसलिए ही क्रियात्मक इकाई कहलाती है, जो यूरिन का निर्माण करती है। यानी कि नेफ्रॉन क्या करेगी, यूरिन का निर्माण करेगी। यहाँ से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ से कि जो हमारा लीवर होता है फिर उसका कार्य क्या होता है। लीवर का कार्य क्या होता है, जो हमारी अमोनिया यानी कि शरीर में अमोनिया बना है उसको यूरिया में कन्वर्ट करना, ये लीवर करता है। और उसके बाद का कार्य जो होता है वो हमारी किडनी में नेफ्रॉन करती है। किडनी में जो नेफ्रॉन होती है वो यूरिया को यूरिन के द्वारा निकाल दिया जाता है शरीर से, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारी नेफ्रॉन जो यूरिन का निर्माण करती है, यूरिन में लगभग क्या पाया जाता है, 95% क्या पाया जाता है, जल यानी कि वाटर पाया जाता है। 2.6 के करीब यूरिया पाया जाता है, और 2% यानी कि 2% क्या पाया जाता है, अनावश्यक लवण। अनावश्यक लवण कैसे होते हैं, जिनका शरीर में कोई भी आवश्यकता नहीं है, यूज नहीं है। अन्य पदार्थ भी होते हैं, इसी के साथ कुछ अन्य वेस्ट मटेरियल भी निष्कासित कर दिए जाते हैं। यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.8 लगभग पाया जाता है, और कहीं कहीं पर 6 भी देखने के लिए मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा होगा, ये हल्का अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक दिखता है, होता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास के जरिए कुछ भी थोड़ा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी सिस्टर की भी मदद हो जाएगी और जो देखेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी जो सिस्टर है वो थोड़ा भी आपके लिए वर्क कर रही है, अगर आपको इन क्लासेस के जरिए थोड़ी भी हेल्प मिलती है, कुछ नया जानने के लिए मिलता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और क्लास को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।